स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल में। आज का टॉपिक होगा पर्यावरण अध्ययन के सजीव जगत से, और सजीव जगत में पूरा डिटेल के साथ पूरे चैप्टर को लेकर जाएंगे। ये चैप्टर बड़ा भी है, तो पार्ट 1 जो होगा इसका, पार्ट 1 में क्या क्या रहेगा, जीवों का जगत में विभाजन, जिसमें देखेंगे हम लोग मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, फ्लोरा और फौना, ये क्या है, लाइकेन क्या है, जानने के लिए वीडियो के साथ बने रहिएगा। लाइकेन क्या है इसका भी जिक्र करेंगे। आप लाइकेन देखे हुए हैं लेकिन जानते नहीं हैं कि लाइकेन ये लाइकेन ही है। पौधे के भाग, पौधे के जो भाग हैं, जड़ है, तना है, पत्ते हैं, फूल हैं, फल हैं, बीज हैं, इसका भी डिटेल करेंगे हम लोग। पौधे के प्रकार, जो पौधे उगने के आधार पर अलग अलग क्षेत्रों में जो पौधे उगते हैं उसके आधार पर पौधे समोद्भिद, जलोद्भिद, लवणोद्भिद, मरुद्भिद, स्कियोफाइट, फिर कुछ विशेष पौधे जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, इसमें क्रोटन, पीपल, बरगद, केला, निपेंथिस, रेगिस्तानी ओक, खेजड़ीली, नीम, तुलसी। यहाँ से बहुत सारा प्रश्न इस टॉपिक से पूछता है, यहाँ से कि कुछ विशेष पेड़ पौधे। फिर इसके बाद जो होगा कुछ विशेष जानवर होगा, जंतु जगत होगा, जो नेक्स्ट वीडियो में हम जिक्र करेंगे। इसके पहले वीडियो हम सजीव का बनाए हुए हैं, जो उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए और उस वीडियो को देख लीजिएगा। फिर देखने के बाद आप प्रैक्टिस सेट कीजिएगा, सारा प्रश्न आपका उसी वीडियो से रहेगा। उसी तरह इस टॉपिक को जो हम बनाए हुए हैं, तो आपको सी टेट, जे टेट, बी टेट, यूपी टेट, री टेट को ध्यान में रखते हुए, जो कि बार बार यहाँ से प्रश्न पूछता है, और जो नए लोग हैं पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक भी कर लीजिएगा, शेयर भी कर लीजिएगा, कमेंट्स भी कर लीजिएगा, ताकि बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाला हर वीडियो मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग वीडियो को। पहला है जीवों का जगत में विभाजन। देखिए, पूरे पृथ्वी पर जो जीव हैं ये अनुमानित रूप से कोई बता नहीं सकता, एग्जैक्ट रूप से कोई बता नहीं सकता, अनुमानित रूप से ही बता सकता है कि पूरे जगत में, पूरे पृथ्वी पर कितने प्रकार के, कितने टाइप के जीव हैं। जब यही सवाल अरस्तु जी के मन में पड़ा, अरस्तु जी के दिमाग में आया, जब यही सवाल अरस्तु के मन में आया, तो वो कहते हैं कि दो तरह का जीव है, एक पादप जगत यानी पेड़ पौधे और दूसरा जंतु जगत। तो अरस्तु ने सबसे पहले पृथ्वी के जीवों को दो भागों में बांटा, दो भागों में बांटा, एक पादप जगत और दूसरा जंतु जगत। तो इसलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है, अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। इसके बाद अरस्तु के बाद जो है एक और थे लिनियस। लिनियस ने क्या किया कि लिनियस ने देखा कि पूरे पृथ्वी पर सिर्फ जंतु और पौधे ही नहीं हैं, उसने थोड़ा सा कुछ बड़ा किया, और इसने भी बड़ा जो किया, इसने भी दो भाग में ही बांटा। उसकी एक पुस्तक का नाम था सिस्टेमा नेचुरे। उसने क्या किया कि इस जगत को, यानी जो जीव थे, जीवों को दो जगत में बांटा और थोड़ा सा ब्रॉड कर लिया। जैसे कि जंतु जगत में भी है तो कोई स्थल पर चलने वाला, कोई पानी में रहने वाला, कोई रेंगने वाला, इस तरह करते करते वो थोड़ा सा ज़्यादा डिफाइन कर दिए। तो इसलिए लिनियस को, ये लिनियस की पुस्तक है, तो लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। याद रखिएगा दो चीज, वर्गीकरण का पिता, यानी जीव विज्ञान का पिता कौन हो गया, अरस्तु हो गया जीव विज्ञान का पिता, अरस्तु, और आधुनिक वर्गीकरण का पिता लिनियस। इसके बाद एक आर.एच. व्हिटेकर साहब आए। आर.एच. व्हिटेकर ने 1969 में पूरे जीवों को, जीव जगत को 5 भागों में या 5 जगतों में विभाजित किया। आर.एच. व्हिटेकर, ये आर.एच. व्हिटेकर ने क्या किया, 1969 में जीवों को 5 जगतों में विभाजित किया।
अब ये 5 जगत, इसी 5 जगत को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में लेकर चलेंगे। पहला था मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा कवक, चौथा फ्लोरा और 5वां फौना। ये 5 जगत में विभाजित किया। देखा कि मोनेरा, यानी मोनेरा के अंतर्गत व्हिटेकर ने, यानी आर.एच. व्हिटेकर ने मोनेरा के तहत जो है जीवाणुओं को रखा। इसमें क्या किया जाता है? जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है, जीवाणुओं का अध्ययन। तो जीवाणु कई प्रकार के होते हैं, कुछ फायदेमंद होते हैं, कुछ हानिकारक होते हैं। तो जीवाणुओं का अध्ययन मोनेरा जगत में किया जाता है। प्रोटिस्टा में अमीबा और पैरामीशियम जैसे जीवों का अध्ययन किया जाता है, अमीबा और पैरामीशियम जैसे जीवों का अध्ययन किया जाता है। और कवक में कवक हो गया, जिसको मशरूम कहते हैं हम लोग, मशरूम कैटेगरी का, मशरूम कई टाइप का होता है। और फिर फफूंद, फंगस नहीं, फफूंद फंगस, तो फफूंद जैसे जीवों का अध्ययन किया जाता है। और फ्लोरा में पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, फ्लोरा में पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। और फौना में जंतुओं का, फौना में जंतुओं का। तो इस तरह से उसने 5 जगत, यानी आर.एच. व्हिटेकर ने 1969 में जीवों को 5 जगत में विभाजित किया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, फ्लोरा और फौना। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं कि फ्लोरा में क्या होता है, फौना में क्या होता है। पहला है मोनेरा। मोनेरा को देखते हैं। मोनेरा में जो है कौन से जीव आते हैं? तो मोनेरा में जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है। किसका किया जाता है? जीवाणुओं का अध्ययन। और हम लोग जानते हैं कि जीवाणु का खोज किसने किया था? जीवाणु का खोज ल्यू वॉन हॉक ने किया था, ल्यू वॉन हॉक ने। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, ल्यू वॉन हॉक, जीवाणुओं का खोज किसने किया था? ल्यू वॉन हॉक ने किया था। और ये ल्यू वॉन हॉक ने जब जीवाणुओं का खोज किया तो इसीलिए ल्यू वॉन हॉक को जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है, जीवाणु विज्ञान का पिता, जीवाणु विज्ञान का जनक या पिता। तो ये भी क्वेश्चन रहेगा। 3 पिता हम लोग यहाँ पर देख लिए, एक जीव विज्ञान के पिता, फिर आधुनिक वर्गीकरण के पिता, और तीसरा जीवाणु विज्ञान का पिता, जीवाणु विज्ञान का पिता। और ये जो जीवाणु का खोज किया था ये 1683 ईस्वी में किया था। जीवाणुओं का जो खोज किया था ल्यू वॉन हॉक ने, ये 1683 ईस्वी में किया था। तो इसके बाद जीवाणु हम लोग के लिए फायदेमंद भी होता है, जीवाणु हानिकारक भी होता है। कुछ जीवाणु मेरे लिए लाभदायक होते हैं, जैसे कि हम दूध से दही जमाते हैं तो वहाँ पर लैक्टोबैसिलस यानी दूध से दही जमाने वाला जीवाणु कौन है? लैक्टोबैसिलस। ये क्या करता है? हमारे लिए फायदा करता है। अब फायदा पहुंचाता है, जैसे पनीर हो गया, सिरका हुआ, जब पनीर और सिरका बनाते हैं तो वहाँ भी जीवाणु हमारे लिए फायदा करता है। जीवाणु से हम लोग एंटीबायोटिक दवा, यानी जिसको कहते हैं हम लोग प्रतिजैविक औषधि बनाते हैं, प्रतिजैविक औषधि, यानी इसी को कहते हैं हम लोग एंटीबायोटिक दवाई, एंटीबायोटिक दवाई। तो ये हो गया, यानी जीवाणुओं से लाभ भी हैं। जीवाणु से कुछ जीवाणु जो है हमको हानि भी पहुंचाते हैं। हानि पहुंचाने वाले जीवाणु जान ही रहे हैं कि बहुत से बीमारियों से संबंधित जीवाणु जो होते हैं वो हमेशा बीमारी फैला देते हैं। तो इसको हम लोग भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता वाला में डिटेल से देखेंगे कौन कौन से बीमारी हैं। तो जीवाणु कुछ हानिकारक होते हैं, जैसे कि बीमारी फैलाने वाले जीवाणु, ये बीमारी फैलाते हैं। जीवाणु हानि के रूप में क्या करते हैं कि हमारे भोजन को विषाक्त कर देता है। जो फूड पॉइजन वगैरह हो जाता है खाने के बाद, भोजन विषाक्त कर देता है। फिर ये क्या करता है? खाद्य पदार्थ को खराब कर देता है। खाद्य पदार्थ को जीवाणु खराब कर देता है, खाने लायक नहीं छोड़ता। तो हम लोग क्या करते हैं कि जीवाणु से बचाने के लिए, चीज़ों को सुरक्षित रखने के लिए अचार बनाते हैं या मुरब्बा बनाते हैं, मुरब्बा बना के रखते हैं, या फिर इसी में नमक डालकर रखते हैं। किसी चीज़ में आप नमक डाल के रखिएगा तो वहाँ जीवाणु वगैरह नहीं लगता है। फिर जो है कुछ चीज़ों को जीवाणु से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अपना रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, रेफ्रिजरेटर यानी ठंडा में,
रेफ्रिजरेटर। कुछ चीज़ों को हम लोग गर्म करके रखते हैं, जैसे दूध वगैरह हो गया, इसको गर्म करते हैं ताकि जीवाणु उसको खराब नहीं कर पाए। तो ये था आपका क्या कि जीवाणु के अंतर्गत मोनेरा जगत। अब आगे देखते हैं इसी में प्रोटिस्टा, दूसरा है प्रोटिस्टा, दूसरा प्रोटिस्टा है। और प्रोटिस्टा जगत में अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, अमीबा, पैरामीशियम, मीशियम, यूग्लिना, क्लामिडोमोनास आदि, इन सभी जीवों का अध्ययन किया जाता है। ये मुख्य रूप से जलीय भाग में पाया जाता है, जलीय जीव होते हैं। प्रोटिस्टा जो होते हैं ये जलीय जीव होते हैं, जल में पाए जाने वाले होते हैं। आप लोग साइंस की किताब में पढ़े होंगे कि चप्पल के आकार का जो होता है ये पैरामीशियम होता है। ये छोटे छोटे जीवाणु के साइज का होता है, लेकिन ये जलीय भाग होता है। अमीबा, ये भी नगण्य आँखों से हम लोग नहीं देख सकते हैं। सबसे आसान पीक बनाना अमीबा का ही होता था बचपन में साइंस में। तीसरा है कवक, जिसको हम लोग कहते हैं, कवक के अंतर्गत क्या होता है कि मशरूम और फंगस यानी फफूंद जैसे जीवों का अध्ययन किया जाता है। फफूंद, मशरूम कई टाइप के होते हैं, मशरूम के कुछ गुण भी होते हैं। कुछ मशरूम हम लोग खाते हैं, जैसे कि खाने वाले मशरूम अलग होते हैं, इसको खाते भी हैं हम लोग। फिर जाके इससे एंटीबायोटिक दवाई, जो प्रतिजैविक औषधि जिसको कहते हैं, प्रतिजैविक औषधि भी बनाई जाती है। फिर ये कवक जो होते हैं, कवक बेकरी उद्योग में प्रयोग भी किया जाता है। खमीर, जिसको ईस्ट कहते हैं, खमीर या ईस्ट उठाने के रूप में जो है ये बेकरी उद्योग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और ये मशरूम का जो भित्ति होती है, कवक की जो भित्ति बनती है, कवक की भित्ति काइटिन की होती है, कवक की भित्ति काइटिन की बनी होती है। ये कई बार प्रश्न पूछा हुआ भी है आपका कि कवक की भित्ति किससे बनी हुई है, काइटिन से बनी होती है। और कवक जो उगता है, ये कवक आर्द्र एवं नमी युक्त जगह में उगता है, आर्द्र और नमी युक्त। यानी देखे होंगे कि हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे तो गांव से आते थे, तो गांव में क्या होता था कि जो पुआल वाला सब जो पूंज होता था ना, तो वहाँ पर जब पानी वगैरह घुस जाता था तो वहाँ पर मशरूम होता था। तो ये मशरूम तो एक टाइप का है। अभी तो व्यापारिक उद्योग यानी पैमाने पर जो है खेती इनकम के रूप में जो है प्रोफेशनली कहें कि प्रोफेशनली जो है कवक का खेती भी किया जा रहा है। तो कवक, अब देखिए ये कवक और जीवाणु को पृथ्वी का अपमार्जक कहा जाता है। कवक और जीवाणु को पृथ्वी का अपमार्जक, ये याद रखिएगा। अपमार्जक क्या होता है, जिसको डिटर्जेंट कहते हैं। कवक और जीवाणु को पृथ्वी का अपमार्जक कहते हैं। अपमार्जक क्यों कहते हैं? अपमार्जक मीन्स होता है साफ करने वाला, नहीं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग डिटर्जेंट। ये क्या होता है कि कवक और जीवाणु मृतोपजीवी होते हैं, मरे हुए चीज़ों पर, सड़े गले चीज़ों पर ये उगता है और अपना भोजन उसी से प्राप्त करता है, जिससे पृथ्वी को साफ सुथरा रखने में मदद करता है। अब देखिए इससे जुड़ी हुई एक और तथ्य है जो लाइकेन क्या है कि लाइकेन की बात करें तो लाइकेन आप लोग देखे होंगे कि पुराने दीवार में क्या होता है कि गद्दी टाइप का, गद्दा टाइप का जो है ना, ग्रीन कलर में, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, शैवाल या कजली, तो वो गद्दा टाइप का जो है ना जम जाता है पुराने दीवार पर, तो वही लाइकेन होता है। आप लोग पढ़े होंगे साइंस में कि लाइकेन का उपयोग लिटमस पत्र बनाने में किया जाता है। ये लाइकेन है क्या? लाइकेन को हम लोग शैक भी कहते हैं, क्यों कहते हैं शैक? शैक दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक में शैवाल है और दूसरे में कवक है। एक में शैवाल और दूसरे में कवक, शै से शैवाल, क से कवक। ये क्या करता है कि कवक मृतोपजीवी होता है और शैवाल क्या है कि ये प्रकाश संश्लेषी पौधा होता है, यानी ये प्रकाश संश्लेषण अपना स्वयं करता है, प्रकाश संश्लेषण ये कर लेता है।
तो ये शैवाल, चूंकि आप जानते हैं जिसको कजली वगैरह कहते हैं, ये स्थिर नहीं रह पाता है, यानी ये हवा से पानी से आसानी से एक जगह से दूसरे जगह बह जाता है, जिसके कारण इसको अनईजी फील होता है या सर्वाइव करने में दिक्कत होती है। तो क्या करता है कि जहाँ कवक उगता है ना, तो कवक के ऊपर ये लटक जाता है और लटक कर जो है हरा हो जाता है और वाइट हो जाता है। हरा और वाइट जैसा आपको दिखेगा, गौर से देखिएगा। तो ये क्या करता है कि शैवाल भोजन बनाता है और कवक उसको आश्रय प्रदान करता है। यानी शैवाल क्या करता है, भोजन बनाता है और ये कवक आश्रय प्रदान करता है, यानी सपोर्ट देता है, आश्रय प्रदान करता है। यानी शैवाल को आश्रय मिल गया कवक से और कवक को भोजन मिल गया शैवाल से। तो इस तरह दोनों एक जीव, दोनों जो है दोनों एक साथ जीते हैं। इस संबंध को कहते हैं, ये रिश्ता सहजीविता कहलाता है। नहीं, जब यानी दोनों साथ साथ रहे, अन्योन्य क्रिया संबंध हो, यानी एक दूसरे से दोनों लाभान्वित हो, तो ये रिश्ता सहजीविता कहलाता है। यानी ये रिश्ता क्या कहलाता है, सहजीविता। सहजीविता का अर्थ क्या होता है, सहजीविता का अर्थ होता है साथ जिएंगे साथ मरेंगे, मतलब कि साथ साथ जीना, साथ साथ मरना, साथ साथ रहना, यानी एक दूसरे से लाभान्वित होना। तो सहजीविता, अब देखिए ये कई जीवों में हम लोग सहजीविता देखते हैं। यहाँ सीटेट में यहाँ से प्रश्न इस तरह से आता है कि भैंस के पीठ पर बगुला बैठता है, क्यों, थक जाता है डांस करने के लिए, ऐसा ऐसा ऑप्शन देता है जो कि एकदम कहीं से भी अनपढ़ वाला ऑप्शन देता है। तो आपको समझना चाहिए कि भैंस के पीठ पर बगुला है, इसलिए बैठता है कि भैंस के शरीर में जो कीट होता है यानी जू होता है, उस जू को वो खाता है। तो जू के खाने से बगुला को भोजन मिल गया और भैंस के शरीर की सफाई हो गई, दोनों एक दूसरे से लाभान्वित हो गया। तो ये संबंध भी क्या है, ये रिश्ता भी क्या है, सहजीविता का रिश्ता है। अब देखिए ये लाइकेन की कुछ खासियत होती है। लाइकेन वैसे जगह उगता है जहाँ पर कि हवा में सल्फर डाइऑक्साइड बिल्कुल भी नहीं हो। यानी लाइकेन कहाँ उगता है, जहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड हवा में नहीं हो। जब सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, एक जहरीला गैस है, प्रदूषित गैस है। तो इस तरह लाइकेन जहाँ जहाँ उग रहा है तो आप समझिए कि वहाँ के हवा में सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है। तो इस तरह से ये वायु के, यह हवा का प्राकृतिक सूचक है, यानी वायु का प्राकृतिक सूचक ये बता देता है, इंडिकेट कर देता है कि यहाँ पर हवा प्रदूषित है या नहीं है, सल्फर डाइऑक्साइड है या नहीं है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से हवा का यानी वायु का प्राकृतिक सूचक कौन है, तो लाइकेन रहेगा एक उसमें से, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका हो गया पहला, दूसरा और तीसरा कवक। अब चौथा जो है ये फ्लोरा जगत, यानी जिसमें हम लोग पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, जिसको हम लोग पादप जगत कहते हैं, पादप जगत कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि दुनिया में जितने तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं उसका अध्ययन किया जाता है। और थियोफ्रेस्टस को, याद रखिएगा, थियोफ्रेस्टस को वनस्पति जगत का, वनस्पति विज्ञान का, वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो चौथा हो गया, पहला हो गया जीव विज्ञान का पिता अरस्तु, दूसरा हो गया आपका आधुनिक वर्गीकरण का पिता लिनियस, तीसरा हो गया आपका, तीसरा क्या हो गया था कि जीवाणु विज्ञान का जनक या पिता ल्यूवेनहॉक, और चौथा हो गया थियोफ्रेस्टस, वनस्पति विज्ञान का पिता या जनक। इसमें हम लोग देखेंगे कि पौधे के भाग, अब देखिए वनस्पति जगत के अंतर्गत पौधे के भाग देखेंगे तो आप देखेंगे पौधे के जितने भी पौधे होते हैं, पौधे में मुख्य रूप से जड़, पत्ता, तना, फूल, फल और बीज,
ये इतने भाग तो लगभग सभी पौधे में पाए जाते हैं, लेकिन अलग बात है कि किसी किसी पौधे में जैसे गुलाब हो, अड़हुल हो, ये सब में फल वगैरह नहीं होता है। तो हम लोग नॉर्मली बात करेंगे पौधे के भाग। जड़ की बात करें तो जड़ ये भूमिगत भाग होता है, यानी जमीन के अंदर होता है। और जड़ दो प्रकार के होते हैं, जड़ दो प्रकार के होते हैं, गौर से देखिएगा, बहुत डिटेल से तो जानना है आपको। एक मूसला जड़ और दूसरा झकड़ा जड़। मूसला जड़ और झकड़ा जड़। झकड़ा जड़, ये मूसला जड़ क्या होता है कि जिस पौधे का जड़ एकदम मोटा जड़ के रूप में जाए और इसी से फिर जाके रेसा रेसा टाइप का बड़ा बड़ा इससे ब्रांच निकले, तो इस जड़ को कहते हैं हम लोग मूसला जड़। और झकड़ा जड़ में क्या होता है कि इसमें मूसला जड़ नहीं होता है, सीधे सीधे ये यदि पौधा है, पौधा का ये फाइबरस यानी झकड़ा जड़ यहाँ से निकलना शुरू हो जाता है। यानी मूसला जड़ आप देख सकते हैं, जैसे मूली हो गया, सलजम हो गया। अब देखिए आपको यहाँ पर बताएंगे कि आप कैसे जानिएगा किसी पौधे का जड़ जो है मूसला है या झकड़ा। पौधा उखाड़ना नहीं है, पौधा को बिना उखाड़े आपको बताएंगे कि किसी जड़ में, किसी पौधे का जड़ मूसला है या झकड़ा है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पत्ते को, तब समझ में आएगा। देखिए पत्ता दो तरह का होता है, पत्ता दो तरह का। देखिएगा पत्ते का जो सिरा होता है, यानी उस पर जो बनावट होता है, पत्ते के सिरा के बनावट के आधार पर पत्ते दो प्रकार के, एक इस तरह का दिखेगा आपको, दूसरा इस तरह का दिखेगा, इस तरह का दिखेगा, या नहीं तो इस तरह का दिखेगा। तो दो तरह के पत्ते का डिजाइन यानी सिरा, जो सिरा है उसको कहते हैं हम लोग सिरा विन्यास। यानी पौधे पर यदि इस तरह का सिरा रहे तो इस पत्ते को कहते हैं हम लोग जालिका सिरा विन्यास, जालिका सिरा विन्यास। और जिस पत्ते पर समांतर सिरा विन्यास हो, यानी जालिका सिरा विन्यास में क्या होगा कि उसका जो सिरा होगा एक जाल की तरह होगा, और जो समांतर सिरा विन्यास होगा उसमें एक सिराएं दूसरे सिराओं के समांतर रहता है लगभग, तो इसको कहते हैं हम लोग समांतर सिरा विन्यास, समांतर सिरा विन्यास। अब देखिए यहाँ से आप पता कर सकते हैं पौधे के पत्ते को देखकर किसी पौधे का जड़ मूसला है या फिर झकड़ा है। तो जिस पौधे में पत्तियां जालिकादार होगा, जालिका सिरा विन्यास का होगा, उसका जड़ क्या होगा, मूसला होगा, उसका जड़ मूसला होगा। और जिसका सिरा विन्यास समांतर होगा उसका जड़ झकड़ा होगा, बिना उखाड़े। अब पहचान लीजिएगा। अब देखिए फिर वापस हम लोग आते हैं जड़ पर। जड़ देखिए इसके आधार पर, यानी जिसका सिरा, जिस पत्ते का सिरा विन्यास समांतर होगा उसका जड़ झकड़ा होगा, और जिसका सिरा विन्यास जालिकादार होगा, जालिका सिरा विन्यास होगा, उसका जड़ मूसला होगा। तो अब ये जड़ दो प्रकार का, एक मूसला और दूसरा झकड़ा, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट, झकड़ा जड़। अब ये झकड़ा जड़ भी आपको कई तरह का दिखेगा, कई तरह का झकड़ा जड़ कई तरह का दिखेगा। एक होगा रेशेदार झकड़ा जड़, रेशेदार झकड़ा जड़। एक होगा आपका स्तंभ जड़, स्तंभ जड़। एक होगा अवस्तंभ जड़, अवस्तंभ जड़। और एक परजीवी जड़। यहाँ से प्रश्न रहता है, गौर से देखिएगा, परजीवी जड़। देखिए रेशेदार जड़ जो होता है इसका जड़ रेशा रेशा होता है। जैसे आप लहसुन का जड़ देखिएगा, लहसुन हो गया, प्याज हो गया, इसका जड़ एकदम रेशा की तरह फाइबरस यानी फाइबर की तरह रहेगा, तो इसको कहते हैं हम लोग रेशेदार झकड़ा जड़। दूसरा स्तंभ झकड़ा जड़। स्तंभ झकड़ा जड़ जो है ये बरगद में पाया जाता है। आप देखे होंगे कि बरगद से झूलता हुआ एक जड़ आता है, जब उसको कोई विच्छेदित नहीं करे, तोड़े ताड़े नहीं, तो फिर जमीन में जाकर एक खंभे का रूप ले लेता है, जिसको कहते हैं हम लोग स्तंभ जड़ या खंभा जड़। तो ये जड़ हमारा बरगद में झूलता हुआ जड़ पाया जाता है। अब देखिए कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसका जड़ झकड़ा भी है और मूसला भी होता है, यानी झूलता हुआ जड़ बरगद का झकड़ा जड़, और जो जमीन के अंदर है वो जड़ मूसला हो जाता है। अब स्तंभ जड़ जो होता है ये किसी पौधे का जड़ जो अंदर होता है फिर जड़ के पास से बाहर वो निकल जाता है इस तरह का डिजाइन में। जैसे कि ये पौधा है और पौधा ये जमीन के भाग में है,
तो इसका जड़ यहाँ से बाहर में सपोर्टिव जड़ की तरह ये भी निकलता ऐसे। तो आप देखे होंगे मक्का वगैरह हो गया, मक्का हो गया, गन्ना हो गया, मक्का, गन्ना, ये सब का जड़ आप देखिएगा कि बाहर वो निकलता है। बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, ये सब का जड़ निकलता है उस तरह का। परजीवी जड़, परजीवी जड़, ये परजीवी जड़ क्या होता है कि इसमें जो है जैसे अमरवेल हो गया, अमरवेल, ऑर्किड, ब्रोमोलायड, ब्रोमोलायड, ये ऐसे जड़ होते हैं जिसमें कि ये जड़ परजीवी होते हैं, यानी परजीवी पौधा ही ये परजीवी होता है। आप लोग देखे होंगे कि बबूल गाछ पर जो है ना एक एकदम महीन तार जैसा जो है पूरा लिपटा रहता है, उसमें जरा सा भी पत्ता वगैरह नहीं रहता है। तो उसमें छोटा छोटा जड़ होता है, उस जड़ से जिस पौधे पर है उसी का रस चूसता है और वो सर्वाइव करता है जो है। तो अमरवेल हो गया, ऑर्किड हो गया, ब्रोमोलायड हो गया, ये परजीवी जड़ होते हैं। आगे है तना, और पौधे के लगभग सभी पौधे में तना पाए जाते हैं। और तना ये क्या करता है, तना उसको खड़े रहने में सपोर्ट करता है। कुछ तना जो होते हैं हम लोग खाते भी हैं, जैसे आलू, गन्ना, प्याज, लहसुन, ये सभी क्या है, ये सब तना है। देखिए आलू से आपके मन में आता होगा आलू कैसे तना है, तो आलू तना है। तना दो तरह का, एक पृथ्वी के ऊपर और कुछ भूमिगत, भूमि के ऊपर और कुछ भूमिगत तना होते हैं। तो आलू भूमिगत तना है, प्याज भूमिगत तना है, लहसुन भूमिगत तना है। प्याज के नीचे तो जड़ है, प्याज नहीं समझिएगा, तो ये क्या है, तना है। कुछ तना को हम लोग खाते भी हैं। आगे है इसमें फूल, फूल पता नहीं, फूल का पीक तो हमको आता नहीं है, देखते हैं बनाने का कोशिश करते हैं। तो फूल आप लोग देखे होंगे कि फूल जब कली में बंद रहता है, फूल जब कली में बंद रहता है, हरा हरा पत्ता में ये नीचे रहता है, और ये हरा हरा पत्ता जो रहता है इसको कहते हैं बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज। फिर ये वाला भाग जो है ये पुंकेसर है, ये पूरा पुंकेसर है। ये इसका यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा जो है यहाँ पर इस तरह का रहेगा, थोड़ा सा गोल जैसा, बन नहीं रहा पीक, थोड़ा इस तरह रहेगा, याद रखिएगा। तो ये वाला भाग जो होता है पौधे के अंदर में, तो इसको ये स्त्री केसर होता है, ये स्त्री केसर। और इसी स्त्री केसर के अंदर में जहाँ पर फूल ख़त्म होता है वहाँ पर गोल जैसा रहता है, गोल जैसा, जो बच्चा में हम लोग उसको पंखुड़ी सबको तोड़ तोड़ के जो है ना हटा देते थे, वाइट वाला भाग निकलता था। तो ये वाला भाग होता है उसका अंडाशय, अंडाशय। और इसके अंदर छोटे छोटे महीन महीन दाने होते हैं। वो जो दाना होता है, ये दाना होता है इसका बीजांड, दाना पाया जाता है इसमें, दाना दाना वाइट वाइट निकलेगा, देखिएगा। ये जो होता है ये इसका बीजांड होता है, ये बीजांड होता है। तो पौधे में इतने भाग होते हैं, ये पंखुड़ी, ये पंखुड़ी, तो ये सॉरी फूल में इतने भाग होते हैं। और याद रखिएगा कि पौधे का प्रजनन अंग फूल ही होता है, पौधे का प्रजनन अंग फूल होता है, बीज नहीं होता है, याद रखिएगा। तो ये क्या होता है कि इसमें फूल से फल बनता है। तो यानी ये क्या होता है कि इसमें देखिएगा डस्ट टाइप का होता है पुंकेसर में, उसको कहते हैं हम लोग पराग, उसको पराग या परागकण। यही पराग जब इसके स्त्री केसर में प्रवेश करता है तो ये प्रक्रिया कहलाता है परागन। और जैसे ही परागन जाता है तो ये ठूप बढ़ना शुरू हो जाता है, ये बड़ा हो जाता है, और बड़ा होकर क्या होता है, ये फल बन जाता है, ये पूरा भाग फल बन जाता है। और जो अंदर में ये वाइट वाला बीजांड था, यानी अंडाशय बड़ा होकर फल बनता है और बीजांड बड़ा होकर के बीज बनता है। तो ये हो गया आपका फूल। अब देखिए बीज, इसके बाद अच्छा फल तो छूट गया ना, ये फूल हो गया फल। तो फल जान ही रहे हैं आप लोग कि फल में जो है 3 भाग होता है, अंतः भाग, मध्य भाग और बाह्य भाग। बाह्य भाग, तो फल के 3 भाग,
फल के उदाहरण हैं, यानी किसी भी पौधे में जो फल आ गया, चाहे मिर्ची हो, टमाटर हो, सेब हो, पपीता हो, ये सभी क्या है, फल है। वो फलाहारी वाला फल नहीं है, यानी पौधे के भाग का ये फल वाला भाग है। इसी में बीज पाया जाता है, फल के अंदर बीज पाया जाता है। अब देखिए ये बीज जो होते हैं, बीज दो तरह के होते हैं। बीज दो तरह के होते हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, ये क्या होता है, और दूसरा द्विबीजपत्री। ये एक बीजपत्री जो होते हैं, आप किसी भी बीज का जब छिलका हटाइएगा तो उसका बीज जब दो बराबर भाग में अलग हो जाए तो उस बीज को कहते हैं हम लोग द्विबीजपत्री। जैसे चना का छिलका हटाइएगा, चना का दाल दो भाग में हो जाता है, नहीं, तो ये चना क्या हो गया, द्विबीजपत्री। और जिसका हम भाग नहीं कर पाए वो टूट जाए, जैसे मक्का हो गया, धान हो गया, गेहूं हो गया, ये सब क्या है, एक बीजपत्री है। अब जिस तरह आपको हम बताए कि पौधे के पत्तियों को देखकर हम लोग पता कर सकते हैं कि किसी भी पौधे का जड़ मूसला होगा या झकड़ा होगा, तो अब देखिए इसके पत्ते को देखकर हम बीज के बारे में भी पता कर सकते हैं। तो जिस पौधे का पत्ता जालिका शिरा विन्यास होगा उसका बीज द्विबीजपत्री होगा, और जिसका शिरा यानी जालिका नहीं होकर समांतर शिरा विन्यास होगा उसका बीज एक बीजपत्री होगा। जैसे कि आप देखिए कि चना का पत्ता जालिका शिरा विन्यास होता है तो उसमें बीज द्विबीजपत्री, जड़ उसमें क्या हो जाएगा, मूसला जड़ हो जाएगा, इसमें जड़ क्या हो जाएगा, झकड़ा जड़ हो जाएगा। तो तीनों एक दूसरे से लिंक्ड है, जुड़ा हुआ है, मूसला जड़। अब देखिए सरसों, चलिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सरसों, इमली, ये सब का बीज एक बीजपत्री है या द्विबीजपत्री है। तो आज का वीडियो हम यही रोकते हैं क्योंकि थोड़ा सा गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और वीडियो लंबा भी हो रहा है। तो अगले वीडियो में लेकर आएंगे हम लोग पौधे के प्रकार, यानी पौधे के प्रकार में समोद्भिद, जलोद्भिद, लवणोद्भिद और मरोद्भिद और स्कियोफाइट क्या है। फिर अगले वीडियो में ही होगा, ये दोनों तो ज़रूर पक्का रहेगा। अगले वीडियो में कुछ विशेष पेड़ पौधे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।